अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अब तक किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरीज को शेयर करना चाहते हैं, आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। गर्ज के जैसे भी आपको फिजिबल लगे आप अपनी स्टोरीज को शेयर करें, क्योंकि आपकी स्टोरीज का शेयर करना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, इससे पहले कि हम स्टोरी की तरफ बढ़ें, एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले लाइक का बटन दबा दें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ और आज की ये जो स्टोरी है ये बड़ी सबक आमोज स्टोरी है और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। और जब मैंने पहली दफ़ा ये स्टोरी सुनी थी तो नॉर्मली जैसे स्टोरीज हुआ करती हैं उनसे थोड़ी सी हट के स्टोरी थी। ये स्टोरी जिन साहब ने हमें भेजी है वो नहीं चाहते कि उनका नाम लिया जाए। आप ये समझ लें कि ये जो स्टोरी मैं आपको बताने लगा हूँ ये स्टोरी हमें आतिफ साहब ने शेयर की है। और आतिफ साहब बताते हैं कि इनके जितने भी दोस्त थे, यानी यूनिवर्सिटी लाइफ जब इनकी चल रही थी, तो उन तमाम दोस्तों में फाइनेंशियली सबसे स्ट्रांग ये हुआ करते थे। इनके पेरेंट्स इनको रोज़ाना बेतहाशा पैसे दिया करते थे, गाड़ी इनके पास मौजूद थी, हर तरह की फैसिलिटीज़ थी। और जब ऐसा हो तो आमतौर पे ऐसा ही होता है कि जो लड़के होते हैं वो थोड़ा सा बिगड़ जाते हैं या अगले स्टेप पे चले जाते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही था कि जैसे जैसे इनकी एज बढ़ रही थी, बजाय इसके कि ये जिम्मेदार होते और अपने पेरेंट्स का सहारा बनते, ये बहुत ज़्यादा बिगाड़ की तरफ चलते चले जा रहे थे। उसके बाद जो इनके सराउंडेड दोस्त थे वो सारे के सारे इनको इस्तेमाल किया करते थे। खैर, स्टोरी की तरफ आते हैं। 2003 और 4 की बात थी और इनके एक फ्रेंड की बर्थडे होने वाली थी। उस वक्त के दौर में या उस पीरियड में इनका जो फ्रेंड था वो इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आमतौर पे ऐसा हुआ करता था कि जब इनकी बर्थडे होती थी तो इनके जो दोस्त थे वो हल्का पुल्का खर्चा करते थे, अपने बजट के मुताबिक जो हो सकता था वो अरेंज करते थे। लेकिन इनकी कोशिश होती थी कि जितना अच्छा ये स्पेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में या उनकी बर्थडे पे ये करें। तो इनके दोस्त की जो बर्थडे थी उस बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए इन्होंने एक सरप्राइज रखा और वो सरप्राइज इस तरह से था कि इन्होंने एक फार्म हाउस को बुक कर लिया। इनका प्लान यही था कि दोस्त की बर्थडे से 2-3 घंटे पहले हम उसको पिक कर लेंगे और किसी एक गाड़ी के ज़रिए उसको अपने दोस्तों के हमरा फार्म हाउस लेके चले आएंगे और हम में से कोई एक लड़का केक वगैरह लेके आ जाएगा। ये बताते हैं कि एज़ पर प्लान हम लोगों ने ऐसा ही किया। तकरीबन 9-9:30 बजे हम लोग अपने उस दोस्त के घर पहुँचे। हमारे पास 2 गाड़ियाँ मौजूद थीं और हम टोटल 7 लड़के थे। एक बड़ी गाड़ी थी जिसमें 8 या 9 लड़के आ सकते थे और इसके अलावा एक छोटी कार मौजूद थी। खैर, मेरे जितने भी दोस्त थे उनको मैंने कहा कि जो बड़ी गाड़ी है तुम लोग इसको लेके फार्म हाउस की तरफ निकलो और मैं बेकरी वगैरह से होता हुआ केक लेता हुआ सीधा फार्म हाउस पे आता हूँ। अब इनके जो दोस्त थे वो गडाप की तरफ निकल चुके थे। ये जो फार्म हाउस था ये गडाप में मौजूद था और ये जो है बेकरी की तरफ चले गए थे ताकि वहाँ से केक वगैरह ले लें और वहाँ से फिर सीधा फार्म हाउस चले आए। ये बताते हैं कि मैं बेकरी से फ्री होने के बाद जब हाईवे पे आया तो हाईवे पे जैसे ही मैं पहुँचा तो इत्तेफाक से एकदम से तेज़ बारिश शुरू हो गई। रात के तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था और मेरी कोशिश थी कि जो आधे पौन घंटे का रास्ता है ये टाइम पे तय कर लूँ ताकि 12 बजे से पहले पहले मैं वहाँ पे पहुँच सकूँ। खैर, जैसे ही मैं गडाप के करीब पहुँचने वाला था तो पहले वहाँ पे पुल मौजूद नहीं था। मौजूदा दौर में अगर आपको गडाप की तरफ जाना हो या फार्म हाउस जाना हो तो पुल से आप यू टर्न लेते हैं और गडाप की तरफ चले जाते हैं। जबकि उस दौर में अगर आपको गडाप की तरफ जाना हो या फार्म हाउसेस की तरफ जाना हो तो आपको यू टर्न लेके आना पड़ता था। खैर, मैंने यू टर्न से गाड़ी घुमाई और गाड़ी घुमाने के बाद जैसे ही मैं लेफ़्ट साइड पे मुड़ने वाला था तो मैंने देखा कि कॉर्नर पे एक लड़की खड़ी हुई है और उसने पिंक कलर के कपड़े पहने हुए हैं
उसके जो बाल हैं या उसके जो कपड़े हैं वो मुकम्मल तौर पे गीले हो रहे हैं। और इतनी रात में, इस अंधेरे में, इस मोड़ पे इस औरत का खड़ा होना मेरी समझ से बाहर था। खैर, मैं भी तमाम लड़कों की तरह उल्टा सीधा समझा और मैंने भी उससे कुछ कदम के फासले पे गाड़ी जाके रोक दी। कुछ देर तक गाड़ी वहीं पे खड़ी रही। मैं बैक व्यू मिरर से और साइड मिरर से मुसलसल उस लड़की को देख रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता करके उस लड़की ने मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरे अरमान जाग रहे थे और मुझे लग रहा था कि मैं अपने दोस्त को बहुत अच्छा प्रेजेंट देने वाला हूँ। खैर, वो लड़की आगे बढ़ी, उसने गेट खोला और गेट खोलते के साथ ही वो अंदर बैठ गई। अब इस मोड़ से फार्म हाउस का जो रास्ता था वो तकरीबन 25 मिनट का रास्ता था और ये रास्ता मुकम्मल तौर पे वीरान था। दूर दूर तक ना कोई लाइट मौजूद थी, ना कोई रोड था और ना ही किसी की मौजूदगी का इम्कान था। जैसे ही वो लड़की गाड़ी के अंदर आके बैठी तो एक अजीब सी खुशबू थी जो उसने लगाई हुई थी और वो इस कदर महसूर कुन थी कि मुसलसल उस खुशबू को सूंघ के मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर सुरूर तारी हो रहा है। बहरहाल, मैंने गाड़ी को जो है फार्म हाउस की तरफ चलाना शुरू कर दिया। स्पीड बहुत कम थी क्योंकि मैं खुद भी चाहता था कि फार्म हाउस जितना देर से हो सकता है उतनी देर से आए। इस दौरानिए में मैं इससे बातचीत कर सकूं और मुकम्मल तौर पे जान सकूं कि आखिर चाहती क्या है। जैसे जैसे मैं फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे मैं उसकी शक्ल पे गौर कर रहा था और जब मैंने उसको बहुत गौर से देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि उसका जो चेहरा है वो एक्स्ट्रा वाइट है, यानी वो बहुत गोरी चिट्टी है, लेकिन उसकी आंखों के गिर्द बहुत सारे काले काले हल्के पड़े हुए हैं। उसकी शक्ल को देख के लग रहा है वो है तो खुश शक्ल, लेकिन काफी अरसे से ना सोई है ना उसकी नींद पूरी हुई है। उसके चेहरे पे जरा बराबर भी खौफ नहीं था, ना वो डरी हुई थी और जितने एतमाद से वो बैठी हुई थी उसको देख के यही अंदाजा हो रहा था कि इसका नॉर्मल रूटीन है। खैर, मैं उसके साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते बात कर रहा था और उससे पूछने की कोशिश कर रहा था कि वो बेसिकली रहती कहाँ पे है और इतने अंधेरे में, इतने वीराने में कोई उसको छोड़ के गया है या वो खुद यहाँ पे आया करती है। जब भी मैं उससे सवाल करता तो मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय वो आगे की तरफ इशारा करती, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि गाड़ी चलाते रहो। अब जैसे ही वो आगे की तरफ इशारा करती तो अल्टीमेटली मेरी नज़र उसके हाथों पे पड़ती और जब मैं उसके हाथ देखता तो उसके हाथ देख के ऐसा लगता जैसे उसके जो हाथ हैं वो उसके अपने हाथ नहीं हैं, किसी 80-85 साल की औरत के हाथ हैं। यानी कि उसके हाथों की जो स्किन थी वो मुकम्मल तौर पे लटकी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि हज़ारों नहीं लाखों झुर्रियाँ उसके हाथों पे मौजूद हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके अंदर नुमायां तब्दीली नज़र आ रही थी और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जिस लड़की को या जिस औरत को देख के मैंने पिक किया था ये वही लड़की है। अब सच्ची बात यह है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरे खौफ में इजाफा हो रहा था। शुरू में मेरी ख्वाहिश थी कि फार्म हाउस देर से आए, लेकिन अब लग रहा था कि फार्म हाउस जितना जल्दी हो सकता है आ जाए। इसी दौरानिए में जबकि मैं फार्म हाउस के करीब पहुंचने ही वाला था, एकदम से मैंने देखा कि उसके जो दांत हैं उन दांतों से खून निकलना शुरू हो चुका है। जैसे ही मैंने उसके दांतों से खून निकलता हुआ देखा वैसे ही मैंने उसको कहा कि आपके दांत में शायद चोट लग गई है, उसमें से खून निकल रहा है। ये सुनने के बाद बजाय इसके वो अपने आप को चेक करती या अपने दांतों को हाथ लगाती, वो मुस्कुराने लगी और जैसे ही वो मुस्कुराने लगी तो इसी दौरानिए में एकदम से जो उसकी ज़बान थी वो बाहर की तरफ लटकने लगी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसकी जो ज़बान थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकलना शुरू हुई और तकरीबन 4 से 5 इंच तक बाहर आ चुकी थी। अब ये जो सिचुएशन थी ये मुकम्मल तौर पे नाकाबिले बयान थी। मेरी हालत गैर हो चुकी थी, मुझ पे शदीद खौफ तारी था और मुझे एहसास हो रहा था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर चुका हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि इस दौरानिए में जो भी आयत वगैरह मुझे आती थी वो मैंने पढ़ना शुरू की और जैसे जैसे मैं आयत पढ़ रहा था वैसे वैसे वो जो लड़की थी वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। फार्म हाउस के गेट को देखते ही मैंने जल्दी से ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाते ही अगले लम्हे मैंने गेट खोला
और गेट खोलते ही मैंने फार्म हाउस की तरफ भागना शुरू कर दिया। जैसे तैसे गिरता पड़ता मैं फार्म हाउस के गेट के करीब पहुंचा और उसको जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे। इस दौरान में फार्म हाउस का जो गेट था वो खुला और जो चौकीदार था वो बाहर आया। खैर, जैसे ही चौकीदार बाहर आया एकदम से मैंने उसको पकड़ लिया और उसको कहा कि देखो, मेरी गाड़ी में कोई औरत बैठी हुई है और वो बहुत ही खौफनाक शक्ल की मालिक है और उसकी जो ज़बान है तकरीबन 4 से 5 इंच बाहर निकली हुई है। ये सुनने के बाद वो जो चौकीदार था उसने मुझे हौसला दिया। वो कहने लगा, साईं मेरे साथ चलें, मैं आपके साथ चल के देखता हूँ। उसके हौसला देने के बाद मेरी थोड़ी सी हिम्मत बंधी और मैं वापस पलटा और जब मैंने गाड़ी में आके देखा तो वहाँ पे ना कोई औरत बैठी हुई थी, ना उसका कोई नामो निशान मौजूद था। जबकि मुझे अच्छी तरह याद था कि अभी कुछ देर पहले मैंने अपनी बदनीयती की वजह से एक लड़की को गाड़ी में बिठाया था। इस दौरानिए में मेरे जितने भी दोस्त थे वो बाहर आ चुके थे और उनको मैंने सारा का सारा वाकया सुनाया। अब ये जो रात थी ये बड़ी बहारी रात थी। पूरी रात मुझे शदीद बुखार रहा। खैर, क्योंकि मेरे दोस्त की बर्थडे थी तो मैंने जैसे तैसे उसको सेलिब्रेट किया और हम सब सुबह होने का वेट करने लगे। अगली सुबह सब अपने अपने घर चले गए और जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे शदीद बुखार हुआ था। मेरी हालत को देख के लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ ना कुछ वाकया पेश आया है। जब मेरी मदर ने, मेरे फादर ने मेरी ऐसी हालत देखी तो उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया कि क्या हुआ है। अब मैं चाहता तो उनसे छुपा भी सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इनको बता देना ही बेहतर है। मैंने उनको बताया कि एक लड़की को लिफ्ट की ज़रूरत थी, शायद वो किसी परेशानी में थी। और जब मैंने उसको गाड़ी के अंदर बैठाया तो कुछ देर के अंदर अंदर उसकी जो शक्ल थी वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुकी थी। मेरे फादर ने ये सारी बात सुनने के बाद मुझ पे दम दुरूद किया और ना सिर्फ दम दुरूद किया बल्कि जो इलाकाई मस्जिद थी वहाँ के इमाम साहब से रब्ता किया और उनसे रब्ता करने के बाद उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। वो जो इमाम साहब थे वो घर पे आए और उन्होंने आके मुझे चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने अपना हिसाब लगाया और हिसाब लगाने के बाद वो कहने लगे, जो औरत आपके बेटे को नजर आई थी वो बुनियादी तौर पे चुड़ैल थी, या उसको आप छिलावा भी कह सकते हैं। मैं आपको कुरान की कुछ आयत बता रहा हूँ। आपने ये जो आयत हैं इनको मुसलसल पढ़ना है और ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि पानी पे दम करके अपने बेटे को पिलाना है। ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे उन्होंने वैसे ही करना शुरू किया जैसे इमाम साहब ने कहा था। इसी तरह तकरीबन 2 या 3 दिन मजीद गुजर गए। मेरे जो पेरेंट्स थे, ख़ास तौर पे जो मेरी मदर थी, वो मुसलसल मेरे साथ थी और मेरे ऊपर जो खौफ था वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा था और बज़ाहिर देखने से ही लग रहा था कि मैं बहुत शदीद बीमार हो चुका हूँ। 2-3 दिन तक मेरे वालिदैन ने वो किया जैसे इमाम साहब ने कहा था और इस दौरानिए में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे मैंने अजीब हरकतें करना शुरू कर दी थी। जैसे कि अक्सर ऐसा होता, रात में एकदम से मेरी आँख खुलती और जब मेरी आँख खुलती तो मुझे महसूस होता कि मेरे सराउंडेड में कोई चल रहा है। हालांकि मेरी जो मदर थी वो मेरे बराबर में सो रही थी, उसके बावजूद भी कमरे में मुसलसल किसी के चलने की आवाज़ आती। कभी ऐसा लगता कि कोई डोर को नॉक कर रहा है और कभी ऐसा लगता था कि कोई मुसलसल मेरा नाम लेके मुझे पुकार रहा है। इसी तरह 3-4 दिन मजीद गुजरे और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था। मेरे फादर किसी मीटिंग को अटेंड करने के इरादे से बैरून शहर गए हुए थे, जबकि जो मेरी मदर थी वो किचन में कोई काम कर रही थी। मैं अकेला कमरे में मौजूद था। एकदम से आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे खुशबू आना शुरू हुई। जैसे जैसे खुशबू आ रही थी वैसे वैसे लग रहा था ये खुशबू बढ़ती चली जा रही है। और जब मैंने इस खुशबू पे गौर करना शुरू किया तो मुझे यकीन हो चला कि ये वही खुशबू है जो उस लड़की के पास से आ रही थी, जिस लड़की को मैंने उस दिन रात के टाइम में लिफ्ट दी थी। अभी मैं इस खुशबू पे गौर ही कर रहा था कि एकदम से खुद ब खुद मेरा दरवाज़ा बंद हुआ और जैसे ही मेरा दरवाज़ा बंद हुआ एकदम से मैं चौंक गया और मुझ पे खौफ तारी हो गया।
अभी इससे पहले कि मैं अपनी मदर को आवाज़ देता या कुछ कर पाता, एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेड के ऊपर कोई आके चढ़ गया है और जो भी मेरे बेड के ऊपर मौजूद है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगले ही लम्हे जो भी मेरे बेड के ऊपर आके चढ़ा था उसने मेरे मुंह पे हाथ रखा और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे जो भी है वो मेरी सांस को रोकना चाहता है। अब मैं मुकम्मल तौर पे खामोश हो चुका था, ना मुझे सांस आ रही थी ना मैं बोल पा रहा था। इसी दौरानिए में एकदम से किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं बेड पे गिर गया। अब जैसे ही मैं बेड के ऊपर गिरा तो वैसे ही मुझे अपने सीने के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न महसूस होने लगा और ऐसा लगने लगा कि कोई भारी सी चीज़ है जो मेरे ऊपर आके बैठ चुकी है। अभी मैं अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिश ही कर रहा था कि एकदम से मेरी नज़र ऊपर वाले पंखे पे पड़ी और जैसे ही मैंने पंखे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि पंखे के ऊपर वही औरत या वही लड़की बैठी हुई है। और जैसे ही मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी वो एकदम से उल्टी लटकी और जब वो उल्टी लटकी तो उसका जो चेहरा था बिल्कुल मेरे चेहरे के ऊपर था और उसके जो बाल थे मेरे चारों तरफ मौजूद थे। उसका चेहरा वैसे ही खौफनाक चेहरा था और उसके मुंह से मुसलसल खून निकल रहा था। इसी दौरानिए में उसने एकदम से कहा कि तू मुझे लिफ्ट देना चाहता था ना, अब देख तू चाह के भी मुझसे दूर नहीं जा सकता। जैसे ही उसने ये कहा तो ऐसा लगने लगा कि शायद मेरा आखिरी टाइम आ चुका है और अब मैं नहीं बचूंगा। मैं मुसलसल उसको पीछे करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई चीज़ थी जिसने मुसलसल मुझे पकड़ा हुआ था। ना मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही थी ना मैं कुछ कर पा रहा था और मैं मुसलसल बेबस था। इसी दौरानिए में मैंने दिल ही दिल में कलमा पढ़ना शुरू किया और अब मुझे यकीन हो चला था कि मेरा आखिरी टाइम आ चुका है और मैं नहीं बचूंगा। जैसे ही मैंने कलमा पढ़ना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो ग्रिप थी वो कम होने लगी और वो जो लड़की थी आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे हटने लगी। कलमा पढ़ने के बाद मैंने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और जितनी दफ़ा हो सकता था मैं मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ रहा था। जैसे ही मैंने तीसरी दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ी वैसे ही वो जो लड़की थी एकदम से गायब हो गई और ऐसा लगने लगा कि मेरा जो जिस्म है वो दोबारा से आज़ाद हो चुका है। अब जैसे ही मेरा जिस्म आज़ाद हुआ वैसे ही मैंने चीखना शुरू कर दिया और इस दौरानिए में जो मेरी मदर थी वो कमरे के अंदर एंटर हो गई। मैंने अपनी मदर को सारा का सारा वाक़या बताया और उनको मैंने बताया कि अभी वही औरत मेरे सामने मौजूद थी और वो मुझे इस तरह से कह के गई है। ये सुनने के बाद मेरी मदर भी परेशान हो चुकी थी और इस वाक़ये के बाद से मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, इवन के मेरे जो ख़ानदान के जितने भी बुज़ुर्ग थे उन सब ने मुख्तलिफ़ आलिमों से, मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता करना शुरू किया। ये बताते हैं कि तकरीबन 8-10 लोगों से हम लोगों का रब्ता हुआ और 8-10 लोगों ने मेरा इलाज करने की कोशिश की या वो जो भी मखलूक थी उसको मुझसे दूर करने की कोशिश की। जब तक हम उनके वज़ाइफ पढ़ते रहते या उनकी कही हुई बातों पे अमल करते रहते चीज़ें बेहतर रहती और जैसे ही हम उनके वज़ाइफ से दूर होते या उनके जो बताए हुए अमाल थे उनको कम करते दोबारा से वो लड़की नज़र आना शुरू हो जाती। 2003-04 से 2014-15 तक मुसलसल मेरी ऐसी ही कैफियत रही। मैं जिससे भी इलाज कराने की कोशिश करता सब अपनी अपनी कोशिशें करते और उसके बाद हिम्मत हार जाते। लेकिन असल बात यह थी कि मेरे अपने अमाल थे या मेरे अपने गुनाह थे जो मेरा इलाज नहीं होने दे रहे थे। मैं अल्लाह से रोज़ाना माफ़ी मांगता जो भी मैंने गुनाह किए थे और मैं तौबा करता कि आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। ये बताते हैं कि 2014 में इनको किसी बुज़ुर्ग का पता चला और उनके बारे में मशहूर था कि वो इंटीरियर सिंध के किसी गांव में बैठा करते हैं। खैर मेरे पेरेंट्स ने उनसे भी रब्ता किया और बिला आखिर जब उन्होंने इलाज किया तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद से मेरी जो सूरत-ए-हाल थी या जो मेरी तबीयत थी वो बेहतर से बेहतर होती चली गई। आज मेरी हालत पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन अब भी मुझे कभी कभी लगता है कि किसी भी दिन एकदम से वही लड़की मेरे पास दोबारा आ जाएगी और जब वो इस दफ़ा आएगी तो मेरी जान ले लेगी। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें,
अपने सर्किल में शेयर करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे और हर बला और मुसीबत और आफत से बचाए। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।